हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूँ फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज के। आज के रिव्यू का टाइटल है बेल बॉटम, जो कि हिंदी एक्शन थ्रिलर फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 16 सितंबर 2021 से। एक जवान लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि डैडी मुझे प्यार हो गया है, लव एट सेकंड साइट। तब पिताजी ने कहा कि लव एट फर्स्ट साइट तो सुना था, ये सेकंड साइट क्या है। तब लड़की ने समझाया कि जब मैंने लड़के को पहली बार देखा तो वो मानिकचंद गुटखा खरीद रहा था, और जब मैंने उसको दूसरी बार देखा तो वो गुटखा खाकर अपनी BMW से बाहर थूक रहा था। तब मुझे उससे प्यार हो गया, लव एट सेकंड साइट। तो हमारा भी हाल कुछ वैसा ही है, क्योंकि हमको जब पहली बार इस फिल्म के बारे में पता चलता है बेल बॉटम, तो हमको समझ में नहीं आता कि ये है क्या। फिर अगर हम गौर करें तब जाकर पता चलता है कि ये एक्चुअली माँ की ममता, पत्नी का प्यार, देशभक्ति, देश प्रेम और फिर दो पंजाबी गानों के अलावा एक प्रॉपर पैकेजिंग है, जो कि हमको फर्स्ट साइट में इतना ही समझ में आता है। और फिर इसकी सेकंड साइट में जब हम देखते हैं तब हमको अक्षय कुमार नजर आते हैं, जो कि अभी तक अपने बेबी और हॉलीडे के हैंगओवर में ही है, और फिर हमें लव एट सेकंड साइट होने लगता है। और फिर परिणाम ये होता है कि ये बड़ा ही जबरदस्ती का सौदा लगने लगता है। चकाचौंध और हाई प्रोडक्शन वैल्यू के बीच में एक निहायत ही कमजोर स्क्रिप्ट को छिपाने की एक नाकाम कोशिश हमको इस फिल्म में दिखाई देने लगती है। हमको जासूसी और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हमेशा ही एक्साइट करते रहे हैं। 1967 में बनी हुई फर्ज में जितेंद्र हो, या फिर 1968 की आंखें के धर्मेंद्र हो, या फिर हाल ही में आई 2018 की राजी की आलिया भट्ट हो, ये सारे कैरेक्टर्स हमारे लिए बड़े ही प्रभावशाली रहे हैं और एंटरटेनिंग भी। और फिर कुछ ज़बरदस्ती के कैरेक्टर्स भी थे बिलो एवरेज फिल्मों में, जिनका स्केल बड़ा था लेकिन एग्जीक्यूशन बिलो एवरेज था। द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई थी 2003 में, और फिर थी 2012 में एजेंट विनोद, और फिर थी 2015 में फैंटम, जिनके मेन लीड कैरेक्टर्स थे सीक्रेट सर्विस एजेंट्स, लेकिन थे बड़े ही प्रभावहीन। हॉलीवुड में भी CIA एजेंट्स पर फिल्में बनाने का बड़ा ही ज़बरदस्त प्रचलन रहा है, जिनमें दो फिल्में बड़ी ही नोटवर्दी थी। दोनों ही फिल्में 2012 में रिलीज हुई थी। एक थी जीरो डार्क 30 और दूसरी थी आर्गो। जिस तरह हॉलीवुड में उन्हें CIA से प्यार है, उसी तरह हमारे देश के फिल्म मेकर्स को रॉ से प्यार है। अब ये प्यार हमारा इतना तगड़ा है कि रॉ RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की जगह पर इसी एब्रीविएशन को लेकर रोमियो, अकबर और वॉल्टर नाम की हमने एक फिल्म बना डाली थी, जिसमें जॉन अब्राहम थे, और वो फिल्म सुपर फ्लॉप थी। हद तो तब हो गई थी जब कुछ दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी थी भूज, जिसमें संजय दत्त और नोरा फतेही दोनों ही रॉ एजेंट्स थे। तो अब इसी रॉ की महान परंपरा को आगे बढ़ा रही है ये फिल्म बेल बॉटम, जो कि फिल्म कम है और अपने इंटेलिजेंस का इजहार ज़्यादा है। फिल्म सेट है 80s में, जब टेररिस्ट इंडियन प्लेन्स को हाईजैक करके अपने साथी टेररिस्ट को फिरौती के तौर पर छुड़ा लिया करते थे, और ऐसे में एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 691 को हाईजैक कर लिया जाता है, जो दिल्ली से उड़ान भरती है। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई हाईजैक की 5वीं घटना थी, और अब प्रधानमंत्री को इस हाईजैक के डिटेल डिस्कशन के अलावा इस देश में कोई और समस्या नजर ही नहीं आती। वो एकदम फुर्सत से बैठ जाती है इस हाईजैक के डिस्कशन में। उनके आसपास होम मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर, रॉ चीफ और IB हेड सारे अपने स्टर्न एक्सप्रेशंस और टाइट अपराइट डायलॉग डिलीवरी के साथ मौजूद है, और सारे ये सोच रहे हैं कि अब इन हाईजैकर्स के साथ कैसे निपटा जाए। ऐसी संकट की घड़ी में उनको और इस पावन देश को बचाने के लिए बस एक ही नाम आगे आता है, और वह है अक्षय कुमार उर्फ कोड नेम बेल बॉटम। बेल बॉटम, बेल बॉटम। इस महाशय का एक फ्लैशबैक है, जिसमें रॉ के ऑफिसर्स इसको किडनैप करके ले आते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे टैलेंट स्पॉटर्स ने आपको स्पॉट किया है और आपको रॉ के लिए काम करना होगा। ऐसी अजीब रिक्रूटमेंट ड्राइव पहली बार देखी है। अब ये रॉ एजेंट्स अक्षय कुमार को बताते हैं कि कुछ साल पहले जब एक हाईजैक के दौरान उसकी माँ की मौत हुई थी, वो एक्चुअली नेचुरल मौत नहीं थी, बल्कि टेररिस्ट के हाथों उसको मारा गया था।
ये सुनकर अक्षय कुमार आग बबूला हो जाता है और वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए रॉ को ज्वाइन कर लेता है। तालियां तालियां तालियां। अब ये फ्लैशबैक चल रहा है और इस फ्लैशबैक में और एक फ्लैशबैक है जिसमें इस महाशय को अपनी पत्नी के साथ 2 शुद्ध पंजाबी में गाने गाकर डांस करते हुए दिखाया गया है और उसके अलावा उसकी ट्रेनिंग दिखाई गई है जिसमें उसको आराधना नाम की फिल्म दिखाई जाती है और उसको पूछा जाता है कि मेरे सपनों की रानी के वक्त शर्मिला टैगोर अपने हाथ में लेकर कौन सी किताब पढ़ रही थी। ऐसी सूक्ष्म लेकिन अति निरर्थक प्रश्नों के उत्तर देकर प्रगति करता हुआ ये नायक अब प्रधानमंत्री के सामने आकर खड़ा हुआ है और वो अपने हाईजैक के बारे में अपना ज्ञान बघार रहा है और साथ ही साथ वो सारे सहयोगियों को ये जताने में सफल हो चुका है कि वही है असली रॉ की नाक, वही है देसी जेम्स बॉन्ड जो ना सिर्फ हाईजैक प्लेन की होस्टेजेस को बचाएगा बल्कि टेररिस्ट को भी पकड़ के लेकर आएगा। फिर कहानी में पाकिस्तानी स्टीरियोटाइप काउंटर पार्ट्स भी है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के मंसूबे बना रहे हैं और साथ ही साथ ऑपरेशन टोपाज जैसे कुछ ऑपरेशंस करके इस प्लेन को अपने पास लैंड कराकर हमारे प्रधानमंत्री के साथ निगोशिएट करने की कोशिशें कर रहे हैं। बेल बॉटम उर्फ अक्षय कुमार इंदिरा जी को निगोशिएट ना करने की सलाह देता है और इंदिरा जी भी प्राइम मिनिस्टर ना होकर किसी लारा दत्ता की तरह उसकी बात मान लेती हैं। अब पाकिस्तान में निगोशिएशंस ना होने के कारण प्लेन पहुंचता है दुबई में, जहां पर एक दूसरा कुख्यात टेररिस्ट इस प्लेन हाईजैकिंग को कंट्रोल में ले लेता है जिसकी साठगांठ पाकिस्तान की आईएसआई के साथ है। दुबई में अब बेल बॉटम एक कोवर्ट ऑपरेशन प्लान करता है जिसमें उसका साथ देती है आईबी की एक रिसोर्स हुमा कुरैशी। इंडियन गवर्नमेंट फिरौती के तौर पर कुछ बंदी टेररिस्ट को रिहा करने की मंजूरी दे देती है और फिर बेल बॉटम एग्जीक्यूट करता है ऑपरेशन मिराज जिसमें दुबई में जाकर वो रेगिस्तानी तूफान के बीच में इन हाईजैकर्स को बड़े ही नाटकीय तरीके से बंदी बना लेता है। ये इतने नकली तरीके से दिखाया गया है कि आपको विश्वास ही नहीं होता। इस फिल्म को गल्फ के सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत में बैन है क्योंकि एक्चुअली उन हाईजैकर्स को पकड़ने का सारा काम वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ ने किया था और ना ही किसी बेल बॉटम नाम की हीरो ने किया था। प्रोडक्शन क्वालिटी और बेल बॉटम की थीम म्यूजिक धूम तारा के अलावा और कुछ भी तारीफ़े काबिल नहीं है इस 123 मिनट की फिल्म में। अगर हम खामियों की बात करें तो इस फिल्म की सबसे पहली खामी है अप्रोच। फिल्म का अप्रोच एकदम ज्ञान लेवा है, पन इंटेंडेड। व्हाट्सएप के बाद सबसे ज़्यादा ज्ञान किसी लाइब्रेरी के अलावा और कहीं है तो वो इस फिल्म में है। JKLF, MNF, ऑपरेशन टोपाज, ऑपरेशन मिराज, ऑपरेशन दस्तूर इम्पैक्ट और न जाने क्या क्या, एक खास वक्त के बाद फिल्म बड़ी ही प्रीची लगने लगती है। दूसरी खामी है एटीट्यूड। फिल्म का एटीट्यूड अपने आप को एक्स्ट्रा क्लेवर और इंटेलिजेंट बताने का है। फिल्म में अथॉरिटी का पार्ट प्ले करने वाले सारे ही पात्र इतने कठोर हाव भाव के साथ ऐसा अभिनय कर रहे हैं मानो इस फिल्म के साथ वो सारी मानव जाति का कल्याण कर रहे हो। तीसरी खामी है राइटिंग। स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले कमज़ोर है। असीम अरोरा और परवेज शेख है राइटर्स जिन्होंने रिसर्च तो किया है लेकिन कोहेरेंस क्रिएट नहीं कर पाए हैं। डायलॉग सड़क छाप है। रॉ की परिभाषा को समझाते हुए एक कुत्ते और कुतिया का उदाहरण दिया गया है जो कि शर्मनाक है। चौथी खामी है कैरेक्टराइजेशन। पात्रों का ग्राफ बड़ा ही असहज और हास्यास्पद है। माँ है अक्षय कुमार की जो एक्स्ट्रा हाइपर है, पत्नी है जो एक्स्ट्रा डोसाइल है, रॉ चीफ है जो कुछ ज़्यादा ही कंसर्न्ड है, होम मिनिस्टर और सिविल एविएशन मिनिस्टर्स मानो जोकर्स हो और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तो मानो फुर्सत में बैठी हुई है। पांचवी खामी है म्यूजिक। फिल्म का म्यूजिक बहुत कमज़ोर है। टाइटल थीम ट्रैक के अलावा 4 गाने हैं जो नाम मात्र के हैं। पंजाबी में कुछ चल रहा है ऐसा लगता है, म्यूजिक तो लगता ही नहीं। छठी खामी है परफॉर्मेंसेस। अक्षय कुमार और लारा दत्ता बस ओके है, कुछ खास नहीं है। वाणी कपूर शोपीस है और हुमा कुरैशी ने एकदम ही छोटे से रोल में एकदम ही ऑर्डिनरी काम किया है। वो आउट ऑफ प्लेस लगी है और लिटरली यही हाल है आदिल हुसैन का भी। किसी भी एक्टर के परफॉर्मेंस में कोई स्पार्क नहीं है। सातवीं खामी है एक्सपेक्टेशन। जब आप अक्षय कुमार की एक्शन फिल्म को प्रमोट कर रहे हो तो दर्शक भी एक्शन ही एक्सपेक्ट करेंगे।
सारी फिल्म में अक्षय कुमार सिर्फ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, जैसे हमारे घर की शादियों में वेडिंग प्लानर्स करते हैं। फिल्म में एक्शन का नदारद होना इस फिल्म का सबसे बड़ा फ्लॉ है। और आठवीं खामी है डायरेक्शन। रंजीत तिवारी है इस फिल्म के डायरेक्टर, जिन्होंने इससे पहले लखनऊ सेंट्रल डायरेक्ट की थी। इस फिल्म में उनका रुझान कहानी से ज़्यादा लारा दत्ता के मेकअप पर दिखाई दे रहा है। कैरेक्टर्स के ग्राफ के अलावा म्यूजिक, स्क्रीन प्ले, एक्शन और क्लाइमैक्स में कई सारे फ्लॉज है, जिसके कारण डायरेक्शन बड़ा ही इमैच्योर लगता है। इन 8 खामियों के अलावा मैं आपको बता दूं कि निहायत ही सस्ती देशभक्ति को सिक्का बनाकर मनोरंजन परोसने की कोशिश की गई है। ना ही पात्रों में गंभीरता है, ना ही संवादों में, और ना ही कहानी में। इस फिल्म की कहानी में दुबई में जाकर इन होस्टेजेस को तो बचा लिया गया था, लेकिन हम ओटीटी के दर्शकों को इस पीड़ा से कौन बचाएगा, ये यक्ष प्रश्न है, सोचना पड़ेगा।